वैसे तो ज़्यादातर घरों में बहुएं अपनी ननद से परेशान रहती है, पर अंकिता के घर में तो सभी लोग अंकिता की ननद कोमल से परेशान थे। और वो क्यों थी ये आप खुद ही देख लीजिए। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, कोमल से बोलो ना अपना लंच पैक कर ले, तब तक मैं आपके बेटे के डॉक्यूमेंट्स ढूंढ देती हूँ। राजीव कभी भी अपना सामान संभाल कर नहीं रखते। कोमल बेटा, बहू ने तेरा लंच तैयार कर दिया है। मैं पूजा करने के लिए मंदिर जा रही हूँ, तो आज अपना लंच खुद पैक कर लेना बेटा। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप मुझे कोमल नहीं कोम बोला करो। चाइनीज़ नेम कुछ इसी तरह के होते हैं। वैसे आज लंच में क्या बना है? आता जाता कुछ नहीं, बड़ी आई चाइनीज़ बनने वाली। अरे नाम बदल लेने से या चीनी खाना खा लेने से कोई चाइनीज़ नहीं बन जाता। पर तेरी तो शक्ल भी चीन वालों से मैच नहीं करती। अब मेरा रास्ता छोड़, मुझे मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो जाओ ना। और हाँ, भले ही मेरी शक्ल चाइनीज़ लोगों से मैच नहीं करती, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अरे अब चल, मुझे जाने दे। इतना बोलकर शोभा अपनी पूजा की थाली लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कोमल गंदा सा मुंह बनाकर अपना लंच पैक करने जाती है, जहाँ वो हमेशा की तरह पराठा और सब्जी देखकर अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए कहती है, भाभी, आपने फिर मेरे लिए पराठे और सब्जी बना दी। मैंने आपसे कितनी बार बोला है मेरे लिए लंच में चाइनीज़ खाना बनाया करो। ब्रेकफास्ट और डिनर तो मैं इंडियन करती ही हूँ, कम से कम लंच तो मेरे हिसाब से बनाया करो। मेरी प्यारी ननद जी, मुझे चाइनीज़ बनने का शौक़ नहीं है। अगर चाइनीज़ खाने का आपको इतना ही शौक़ है तो खुद सुबह जल्दी उठकर बना लिया करो। इसी बहाने आपको जल्दी उठने की आदत भी हो जाएगी। इस घर में तो सब एक जैसे हैं, सब लोग मुझे बहुत हल्के में लेते हैं, पर जिस दिन मैं चाइना चली गई ना, उस दिन इन्हें समझ में आएगा कि मैं कोई मामूली चीज़ नहीं हूँ। अरे जो भी बोलना है थोड़ा तेज़ बोलो ना, ताकि मैं भी सुन सकूँ। अपने आप में क्या बोली जा रही हो? चीन में लोग खुद से ही बात करते हैं, इसलिए मैं भी खुद से बात कर रही हूँ। आपको चाइनीज़ नहीं बनना ना, तो आप ये सारी चीज़ें मत ही सीखो। इतना बोलकर कोमल बिना लंच लिए ही कॉलेज के लिए चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ कोमल का चाइनीज़ के लिए प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब तो वो मेकअप के साथ हेयर स्टाइल और कपड़े भी चाइनीज़ की तरह पहनने लगती है। यहाँ तक कि वो अपना सारा सामान भी चाइनीज़ ही लेती है। ऐसे ही एक दिन, माँ, भाभी देखो मेरा चाइनीज़ बैग। सच में ना चाइनीज़ सामान बहुत यूनिक होते हैं। ऐसे बैग तो अपने इंडिया में मिलते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है मैंने। इस चाइनीज़ बैग को ना मैंने बड़ी मुश्किल से मंगवाया है। आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके मामा चीन में रहते हैं। बस मैं भी एक बार चीन चली जाऊँ तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। माँ जी, एक डायलॉग तो आपने भी सुना होगा, चाइनीज़ सामान है, चले तो चांद तक और ना चले तो रात तक। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा इतना महंगा और कीमती बैग सुबह होने से पहले ही ख़राब हो जाए, क्योंकि चाइना का माल तो घटिया ही होता है। और चीन जाने के लिए ना इतनी मेहनत मत करो, क्योंकि उनकी तरह बनने के बाद भी तुम उनकी तरह नहीं बन पाओगी। वो तो सब कुछ खाते हैं, चाहे फिर वो सांप हो या बिच्छू, और तुमसे तो अंडा तक नहीं खाया जाता। सिर्फ नूडल्स खा लेने से कोई चिंग चोंग नहीं हो जाता। अंकिता बहू बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए समझा रही हूँ, अपने दिमाग में से ये चीन जाने का भूत निकाल दे। चाइनीज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडियन है, इंडियन ही बन के रहे। समझ में आया? आप लोग भी देख लेना, मैं एक दिन चाइना जाकर दिखाऊंगी। इसीलिए तो मैंने अब चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए क्लास भी ज्वाइन कर ली है। अब मैं उनकी तरह बोलना भी सीखूंगी और खाना भी सीख लूँगी, और एक बार यहाँ से जाने के बाद वापस कभी नहीं आऊँगी। देखना फिर आप लोग खुद मेरे पीछे पीछे आओगे। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है। पर कोमल की ये बात सुनकर पूरा घर परेशान हो जाता है, क्योंकि कोमल चाइनीज़ लोगों को इतना पसंद करने लगी थी कि वो खुद को काफ़ी बदल चुकी थी। लेकिन कोमल को लाइन पर लाने के लिए अंकिता और शोभा एक प्लान बनाते हैं। बहू, मुझे तो कोमल की बातों से अभी से डर लगने लगा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बेटी कहीं चाइनीज़ ही ना बन जाए, और फिर वो भी चिंग चोंग करती ना फिरे। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी को चिंग चोंग नहीं बनने दूंगी। मेरी बेटी यहीं मेरे पास रहेगी। माँ जी, आप बेकार में ही परेशान हो रही है। कुछ ही दिनों में ननद के सर से चीनी बनने का भूत उतर जाएगा। मुझे तो नहीं लगता। बहू तो देख रही है ना, कोमल पहले चाइनीज़ लोगों के बारे में सिर्फ बात करती थी, फिर उसने अपना हुलिया बदला, फिर उठना बैठना,
और अब तो वो चाइनीज़ भाषा भी सीख रही है। अरे चाइना जाने के सपने भी देख रही है। बहू अब तू ही कुछ कर सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। माँ जी आप इतना परेशान क्यों होती हैं? मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ननद जी के सर से मैं चाइना का भूत उतार के ही रहूँगी, पर इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब दोनों सास बहू काफ़ी देर तक सोचती है कि वो आखिर ऐसा क्या करे कि कोमल के सर से चीनी लोगों का भूत उतर जाए। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मार्केट जाती हैं, जहाँ उनकी टक्कर एक ऐसे लड़के से होती है जो दिखने में बिल्कुल चाइनीज़ था, पर वो था तो इंडिया का ही रहने वाला। अंकिता बहू, ये लड़का तो बिल्कुल चाइनीज़ लग रहा है। कहीं चाइनीज़ लोग हमारे देश में तो नहीं आने लगे? पर जो भी हो, इन चाइनीज़ लोगों में ना बिल्कुल सफाई नहीं होती। इससे साफ तो हमारे देश के छोटे बच्चे होते हैं। देख ज़रा कैसे इसकी नाक टपक रही है, कैसा पागल सा लग रहा है ये चाइनीज़ लड़का। अरे आंटी जी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरी शक्ल चाइनीज़ जैसी है। और देखो, मैं हिंदुस्तानी की तरह सिर्फ नूडल्स खाता हूँ, उसमें एग डालकर। इतना बोलकर वो लड़का ज़ोर से हंसता है तो उसकी नाक बाहर आ जाती है। उस लड़के को देखकर अंकिता की हंसी नहीं रुकती और तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी सास के कान में कहती है, माँ जी, इस चीनी जैसे लड़के को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस लड़के के सहारे हम ननद जी को सुधार सकते हैं। वो कैसे बहू? इस लड़के को देखा है? अरे गेंडे जैसा बड़ा हो गया है, पर दिमाग चूहे से भी छोटा है। यही तो खासियत है माँ जी इस लड़के की। और सोने पे सुहागा, उसका चेहरा बिल्कुल चाइनीज़ जैसा है, जिससे हम भी धोखा खा गए। वैसे ही ननद जी भी धोखा खा जाएंगी। और जब वो देखेगी कि चाइनीज़ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं और गंदे तरीके से रहते हैं, तो खुद ही चाइनीज़ बनना और चाइनीज़ जाने का सपना छोड़ देंगी, क्योंकि ननद जी को बेवकूफ़ लोग तो पसंद नहीं। अंकिता का ये आइडिया सुनकर शोभा की परेशानी कम हो जाती है। अब अंकिता और शोभा उस लड़के को 1000 रुपये के नाम पर 10 रुपये पकड़ा देते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं, जहां वो उस लड़के को कोमल के सामने बिठा देते हैं। जब कोमल चाइनीज़ लड़के को देखती है तो चीनी बनने का और वहां जाने का ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकाल देती है। अरे चाइनीज़ लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? अगर मेरा पाला ऐसे चीनी लोगों से पड़ा तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। इस बेवकूफ़ को तो 1000 और 10 रुपये का फ़र्क भी नहीं पता। छी, नाक देखो कैसी टपकी जा रही है इसकी। माँ, इसे मेरे सामने से लेकर जाओ, मुझे तो चाइनीज़ लोगों से नफरत हो रही है अब। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपना चाइनीज़ लुक बदलकर इंडियन लुक में आ जाती है। कोमल को पहले की तरह तैयार देखकर शोभा और अंकिता को बहुत खुशी होती है, और होती भी क्यों नहीं, उन दोनों की चाल कामयाब जो हो गई थी। आपको वो हमारी सांगसू तो याद है ना, चाइनीज बहू। वैसे कहते हैं ना, चाइना के सामान का कोई भरोसा नहीं होता, तो भाई बहू भी तो चाइना की थी। बिगड़ गई, देखिए कैसे। कितनी प्यारी प्यारी ताजी ताजी छिपकली मक्खियाँ हैं, एक बार खा लेती हूँ, क्या होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। बहू, अरे ओ मेरी चाइनीज़ गुड़िया, कल से तेरी बहन गई है तो तू कमरे में बंद हो गई है, क्या हो गया बेटा? माँ जी आ गई, ये तो मुझे कुछ खाने नहीं देगी, बस वही घास फूस देंगी खाने के लिए। लेकिन मेरी दीदी ने सही बोला कि अपना फूड किसी के लिए नहीं छोड़ना। अरे बहू, क्या अकेले में बड़बड़ किए जा रही है? चल मंदिर जाने का वक्त हो गया है, आरती तो अब पंडित जी तेरे मुंह से ही सुनते हैं। नहीं नहीं माँ जी, पेट में दर्द है, मैं कल से मंदिर जाऊंगी, अभी आप हो लीजिए। ओहो चाइनीज़ गुड़िया, क्या हो गया? भूख लगी है क्या? जा जाकर आलू की सब्जी के साथ पूड़ी खा ले। मैं खा लूंगी, लेकिन अभी आप मंदिर जाओ, मैं कल से पक्का चलूंगी। सास को मंदिर भेजकर हमारी चाइनीज बहू लग जाती है घर की सारी मक्खी मच्छर ढूंढने में। सास जब वापस आती है तो, बहू, आज तो तेरे बिना मजा ही नहीं आया, ऊपर से मंदिर की लाइट में इतनी मक्खियां कि बैठने ही नहीं मिला अच्छे से। वैसे अब पेट का दर्द कैसा है, कुछ खाया क्या? बहू जो सास के पीछे से ढेर सारे कीड़े मकोड़े खाकर बैठी थी, वो जोर की डकार लेती है। आय हाय,
लग रहा है आज तो सारा खाना बहू ने ही खत्म कर दिया होगा। लेकिन जब रात को सास खाना लगाती है तो सारा खाना जैसा का तैसा ही होता है। अरे बेटा बहू से पूछना जरा, कुछ खाया नहीं है फिर डकार कैसे खा रही थी? अरे माँ, बिस्किट खा लिए होंगे या कुछ और खा लिया होगा। वैसे भी सांगसु को तला भुना ज्यादा पसंद नहीं है, पूरी तो उसे कम ही पसंद है। हाँ ये तो सही बोल रहा है। अरे बहू आज चाय नहीं बनी, सब ठीक तो है ना? सांगसु जो कि किचन की दीवार में सुबह छिपकली ढूंढ रही थी, उसे एक छिपकली मिल जाती है। हर माँ जी बस अभी चाय चढ़ाया है, मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, सोचा दोनों साथ में पियेंगे, मैं ला रही हूँ 2 मिनट बस। हाँ हाँ ले आ, मैं तो चाय ही पीऊंगी, तू काढ़ा ले आ। सांगसु एक कप में चाय और एक ग्लास में छिपकली का सूप बनाकर सास के पास बैठ जाती है। अरे बहू ये क्या बनाया है, बड़ा ही बदबू कर रहा है। माँ जी वो मैंने हींग ज्यादा डाल दी है। अरे ना ना बहू, इतनी हींग भी पेट के लिए ठीक नहीं होती, ला मुझे टेस्ट करा। नहीं नहीं माँ जी कैसे बात कर रही है, मैं चाइना की हूँ, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, आपको तो ये पीकर लूज मोशन और उल्टी उल्टी शुरू हो जाएगी। उल्टी क्यों बहू, कहीं तो फिर से? नो माँ जी आप ऐसे सोच भी कैसे सकता, नहीं ना मैं कभी भी चाय की जगह छिपकली का जूस, नो 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 नो, अब तो मैं पूरे भारतीय हूँ, जीव हत्या पाप है। वैसे लग नहीं रहा कि तू इसे मान रही है, खैर कर भी क्या सकते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं कि पास वाली औरत, बहन जी मेरा कुत्ता दिखाई नहीं दे रहा, लोग बोल रहे हैं कि आखिरी बार आपके दरवाजे ही देखा गया था। अरे कैसी बात कर रही हो, इतना बड़ा कुत्ता हम क्या घर में छुपा लेंगे, और कुत्ता है इंसान नहीं जो भौंकेगा नहीं है। पड़ोसन बहू की ओर देखती है कि बहू जोर से डकार लेती है। हाँ ये मेरे कुत्ते की महक कैसे आई, हो ना हो वो यही है, ये देखो पट्टा, ये मेरे कुत्ते का पट्टा है, अरे साफ साफ बता दो कहाँ छुपा कर रखा है। सास बहू की ओर शक से देखती है। अरे देखिए पहली बात तो कि वो इस घर में है नहीं, दूसरी बात अगर होगा भी तो अब वो रहा नहीं है। क्या कहने का क्या मतलब है, तुम लोगों ने उसे मार दिया? नहीं मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अरे नहीं मतलब ये कि यहाँ कैसे उसका पट्टा आया ये तो पता नहीं, लेकिन कुत्ता यहाँ है ही नहीं ये मैं कह रही हूँ। बहन जी आपका कुत्ता इतना संस्कारी था, मुझे तो लगता है कि वो शर्माइन है ना, उसने कहीं नगर निगम वालों को तो नहीं दे दिया, जलती थी आपसे, जानती है ना आप। खैर जैसे तैसे पड़ोसन समझकर वहाँ से चली जाती है। अब सास बहू की क्लास लेना शुरू करती है। देख बहू यह भारत में अपराध है, अगर तूने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की है तो बता दे, नहीं तो जेल हो जाएगी। ये तेरा चाइना नहीं कि जो मर्जी वो खा लो, यहाँ जानवरों के हक में भी बात करने वाले होते हैं, समझी? कैसी कैसी बात कर रहे हैं माँ जी, जानवरों के हक में क्या उनकी रिश्तेदार खड़े होंगे? मुकदमा होगा हत्या का और फिर जेल होगी या फांसी। बस करिए माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, सुबह जल्दी उठना है। अच्छा क्या जल्दी उठकर छत के बंदर पकड़ेगी? क्या बात कर रही है? सच्ची सुबह छत पर बंदर आता है, किस वक्त आता है तो वो हम लोगों के लिए पनीर जैसा है। अरे इतनी बड़ी बीमारी फैला दिए हो, लेकिन बंदर का नाम सुनकर अब भी पेट में चूहे और मुंह में तेरे पानी आ जाता है। क्यों बहू क्यों? माँ जी अब गलत समझ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। बहू तो चली जाती है, लेकिन सास का शक गहरा होता ही जा रहा था कि अगले रोज शर्माइन, अरे कहाँ हो चाइनीज बहू वाली, क्या बोला तुमने कमला को कि उसका कुत्ता मैंने नगर निगम वालों को दे दिया? अरे देख ले आज तो मेरी बिल्ली गायब हो गई है, बोल किसे दोष दूं, तुम्हें दूं? वो बोली जा रही थी कि सास सर पर हाथ रख लेती है। अरे क्या बात कर रही हो, सच्ची कहाँ गई बिल्ली? अच्छा हुआ
मेरे कुत्ते के लिए हंस रही थी ना, अब तेरी भी बिल्ली खो गई ना। अरे मेरे घर के सामने सीसीटीवी कैमरा है, मैं उसी की फुटेज लेकर आई हूँ। यही फोन पर दिखा देती हूँ कि किसने मेरी बिल्ली ली है। सास डर जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये सब कमाल तो बहू का है। सास अंदर बहू के पास जाती है। आज तो म्याऊ म्याऊ हो रहा है दिल मेरा। मजा आ गया। बहू, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं, उनके पास कैमरा का फुटेज है कि तूने बिल्ली को घर के अंदर खींचा था। अब बता, जेल जाना है या सुधर जाना है, या फिर वापस चाइना भेज दूं तुझे? क्या सच है माँ जी? मुझसे गलती हो गई। हाँ प्लीज पुलिस को वापस भेज दीजिए। मैं कैसे मानूं कि आज के बाद तू ये कुत्ता बिल्ली छिपकली नहीं खाएगी? चल नीचे, वो सीसीटीवी की फुटेज दिखा रही है कि बिल्ली उनके घर से कौन लेकर गया है। मैं अपने मम्मी की कसम खाती हूँ, आज के बाद नहीं करूँगी। सीसीटीवी में तो मैं पक्का पकड़ी जाऊंगी। खैर डरते हुए जब सबके सामने आते हैं तो वो सीसीटीवी फुटेज ऑन करते हैं पर कैमरा ही नहीं चलता। ये चाइना के कैमरा ना सच्ची किसी काम के नहीं होते, वक्त पर ही खराब हो गया। शुक्र है कि चाइना के कैमरे ने अपने देश की लाज रख ली। मान गई माँ जी, आप लोगों के भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जय माता दी। जूही अपने पति विकास और अपनी ननद सिया के साथ रहा करती थी। सिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अपनी भाभी जूही और अपने भाई विकास से वो बहुत प्यार करती थी और सब लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। ओहो, ये क्या होता जा रहा है? मेरे बाल कितने ज्यादा गिर रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मेरी भाभी तो इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों गंजी होने लगी? अरे देखो ना सिया, मेरे बाल कितने ज्यादा टूट रहे हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी, आप जरा अपने बालों में लगाने वाला तेल तो मुझे देना, मैं अभी आपके बालों का इलाज करती हूँ। पर ऐसा तुम क्या करने वाली हो? अरे भाभी, आप लाइए तो सही, जल्दी से मुझे अपना हेयर ऑयल ला कर दीजिए, फिर देखना कुछ ही दिनों में आपके बाल गिरना झट से बंद हो जाएंगे। जूही अपना हेयर ऑयल का डब्बा सिया को लाकर देती है। सिया उस डब्बे में चुपचाप कुछ मिला देती है। कुछ दिनों के बाद जूही को लगा वाकई में उसके बाल गिरना काफी हद तक ठीक हो चुके थे। अरे वाह, तुम्हारा नुस्खा तो बड़ा असरदार निकला। देखो मेरे बाल फिर से कितने अच्छे हो गए। आखिर बहन किसकी है? मेरी बहन तो लाखों में एक है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन आपकी बहन मेरी ननद भी है और मुझे बहुत प्यारी है। अब देखो ना, कुछ वक्त बाद उसकी शादी हो जाएगी और ये अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा इन छोटे छोटे कामों में? वही सोचकर तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता कि सिया के बिना कैसे काम चलेगा मेरा। भैया भाभी, आप क्यों मेरी शादी की बात करते रहते हैं? जब जाना होगा तब चली जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद ऑफिस से आने के बाद विकास बहुत थका हुआ दिख रहा था। जूही, जरा इधर तो आओ। ऑफिस में काम करते मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह। चलिए ना, हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। इस तरह लगातार दर्द होता रहेगा तो आप ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पाएंगे, परेशानी और बढ़ जाएगी। अरे भाभी, भैया को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तुम्हारे भैया की गर्दन का दर्द कैसे ठीक होगा, बताओ? भाभी, मेरे पास ना एक बहुत मजेदार नुस्खा है। भैया के पैर के अंगूठे को धीरे धीरे से मालिश करिए, देखना कुछ ही देर में उनका गर्दन का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। क्या सिया, अब तो नुस्खे बताने के साथ साथ डॉक्टर भी बन गई है क्या? भैया, पहले मैंने जो कहा है वो करके तो देखिए। सिया के बताए नुस्खे के बाद विकास की गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और इस बात से विकास और जूही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विकास जब ऑफिस से लौट कर आया। जूही, मुझे ऑफिस के कुछ काम से कहीं बाहर जाना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपका सामान अच्छे से पैक कर दूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कौन सी बात से परेशान हैं आप? वो क्या है ना जूही, मुझे फ्लाइट से दूसरी जगह जाना है और
तुम तो जानती हो ना, ऊंचाई वाली जगह पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा वो वॉमिटिंग होती है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना पास भी नहीं है कि ट्रेन से जा सकूं, और जाना कैंसिल भी तो नहीं कर सकता। हाँ, आपकी वॉमिटिंग वाली आदत के बारे में तो अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हमारे पास इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। क्या कर सकते हैं? अरे भैया, आपकी बहन के रहते आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। देखिए, जब आप फ्लाइट में बैठे ना तो अपनी सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर को 4-5 बार फोल्ड करके रख लेना और उसके ऊपर बैठ जाना। फिर देखना आपको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं आएगी। अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये नुस्खा काम आने वाला है। वैसे मुझे तो तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा है, लेकिन न्यूज़पेपर से वॉमिटिंग कैसे रुक सकती है? इस बात को मानने को मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो करने में बुराई क्या है? और वैसे भी आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही तो रखना है। अच्छा ठीक है, जैसा मेरी बहन कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। विकास सिया के बताए नुस्खे के अनुसार फ्लाइट में अपनी सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रख लेता है और विकास को वॉमिटिंग नहीं होती। जब विकास घर लौटकर वापस आता है तो ये बात जूही को बताता है। वाकई में सिया, तुम तो लाखों में एक हो, और तुम्हारे बताए हुए नुस्खे तो 100% सही निकलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी होशियार ननद की भाभी हूँ। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और कुछ सालों के बाद सिया की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन ब्यूटी पार्लर वाली सिया को तैयार करने के लिए घर आती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। आपके चेहरे पर ना हैवी वाला जूड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मेरी सिया के चेहरे पर तो जूड़ा ही बहुत सुंदर लगेगा, और जरा अच्छे से तैयार करिएगा। तो क्या मैं पहले अपना शादी वाला ड्रेस पहन लूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ड्रेस बाद में पहनना, पहले मैं आपका अच्छा सा जूड़ा बना देती हूँ। इसके बाद पार्लर वाली सिया के लंबे बालों से उसका ही खूबसूरत सा जूड़ा बना देती है और उसके बाद उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है। अब आप जाकर अपना ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन मैंने पहले से जो ड्रेस पहना हुआ है उसका गला तो बहुत छोटा है, और इस जूड़े के ऊपर से ये निकल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? अरे सिया, जो भी करना है जल्दी करना होगा, शादी के मुहूर्त का वक्त हो चला है। लेकिन मेरी ड्रेस ये जूड़े में बार बार फंस रही है। लगता है हमें फिर से हेयर स्टाइल बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसे बनाने में पूरे 3 घंटे का वक्त लगा है। अब दोबारा इसे बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे सिया, तुम ही खुद सोचो। सिया दीदी के बाल इतने लंबे हैं, उनका जूड़ा भी बहुत हैवी बना है। एक काम करते हैं, हम उनके बाल को ही काट देते हैं। अरे आप पागल हो गई है क्या? मेरी ननद के इतने खूबसूरत बालों को काटने की बात कर रहे हैं? आइडिया, हम बालों को क्यों काट रहे हैं? जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है इसके गले को काट कर भी तो बड़ा किया जा सकता है ना। लाइए भाभी, जल्दी से कैंची लाइए। ये हुई ना बात, देखा, मेरी ननद का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। आई बड़ी बाल काटने वाली। जूही जल्दी से दौड़कर कैंची लाती है और सिया ने जो ड्रेस पहना था उसके गले को काटकर थोड़ा सा बड़ा कर देती है। सिया ने आराम से अपना शादी वाला जोड़ा पहन लिया और खूबसूरत दुल्हन बनकर सबके सामने आई।